हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये थ्योरी दी गई थी 1893 में और ये दी थी वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर। और उस टाइम पे जो वर्नर था ये खुद सिर्फ 26 ईयर्स का था, 26 साल का था। और वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी दी गई थी बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह बॉन्डिंग होती है और ये क्यों बनते हैं एक्चुअली। क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो ये एक्सप्लेन करती कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं और किस तरह बनते हैं। और ये जो थ्योरी है ना, ये जब दी गई उस टाइम पे ये जो वर्नर था उसने कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस बनाए, यानी कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में अमोनिया मिलाया डिफरेंट रेशोज़ में और डिफरेंट कंपाउंड्स बने जिनका कलर अलग अलग था। ठीक है, और कलर अलग अलग होने से इसने ये पहचान लिया कि अलग अलग कंपाउंड्स। तो इसने कहा कि ये जो कंपाउंड्स, आप इन 4 कंपाउंड्स को पहले देखो, इसमें 6 अमोनिया, इसमें 5 ही अमोनिया, इसमें 4 अमोनिया, इसमें 3 ही अमोनिया। इसने कहा कि जो वैलेंसी रहती है किसी भी सेंट्रल एटम की, किसकी, यानी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर मैं बात करूँ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, इसकी बात करेंगे हम। ये 2 तरह की रहती है। कितनी तरह की? 2 तरह की। एक को कहा इसने कि एक रहती है प्राइमरी वैलेंसी। क्या रहती है? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरे का नाम दिया इसने सेकेंडरी वैलेंसी। ये वैलेंसी मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी समझा दूंगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, इसको इसने कहा कि ये आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी, यानी जब हम, अगर ये वो वैलेंसी है जो आयोनाइज होती है, यानी अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो ये जो वैलेंसी है, ये जो लीगेंड्स, ये ब्रेक हो जाएंगे। वैलेंसी मतलब किस तरह की लीगेंड्स, यानी किस तरह के स्पीशीज सेंट्रल एटम के साथ में अटैच। और ये जो वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी, इसको बोलेंगे हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ये आयोनाइज नहीं होती है। अब मैं अगर आपको इसमें से दिखा दूं, ये जो है ना, ये वाले 3, दीज आर आयोनाइजेबल, ये जो है ये लीगेंड्स, दीज आर नॉन आयोनाइजेबल। और आजकल हम इन कंपाउंड्स को इस तरह लिखते हैं, जिस तरह अगर मैं इसको लिखूं, ये वाला कंपाउंड, तो मैं इसके बदले में ऐसा लिखूंगा CO, ऐसे CO यानी कोबाल्ट, फिर NH3 6 टाइम्स, और यहाँ पे लिखूंगा Cl3। यानी जो ब्रैकेट के बाहर रहती है ना वैलेंसी, ये जो लीगेंड्स रहते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये जो वैलेंसी है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी। अब मैं अगर इसका लिखूं, इसका भी लिख सकता हूं मैं भी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इसी का बताता हूं। ठीक है, तो आयोनाइजेबल समझ में आया। आयोनाइजेबल वैलेंसी ये है जो हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल है। नॉन आयोनाइजेबल मतलब वो वाटर में ब्रेक नहीं होता, यानी ये बॉन्ड्स, इसके साथ में जो बॉन्ड है वो वाटर में ब्रेक नहीं होती, जबकि इसके साथ में जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को इसने ऐसे दिखाया, इस लाइन से। इसने कहा कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, जबकि आयोनाइजेबल वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप इस कम्प्लेक्स को गौर से देखोगे, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, CONH3 6 टाइम्स और यहाँ पे Cl3। ये जो अंदर की जो वैलेंसी है ना, ये वाली वैलेंसी, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो लीगेंड्स है, ये वाले, ये अंदर वाले लीगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी, बाहर वाले लीगेंड्स प्राइमरी वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है ये आजकल हमें दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये बराबर रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी। जबकि अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी देखोगे तो ये रहता है बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन
नेशन नंबर। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइज कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया? शाबाश। अब और एक बात, प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रहता है। तो ये मैं बताऊंगा, दिस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स, ठीक है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके लिए आयन का होना ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी सेटिस्फाइड, मैं लिखूँगा अरे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशीज़। मैं सिखा दूंगा ये कैसे। जैसे अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया तो न्यूट्रल है ना, समझ में आया ना। यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है वो है अमोनिया, और अमोनिया न्यूट्रल है, राइट। अमोनिया इज न्यूट्रल। तो इसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी के लिए नेगेटिव होना ज़रूरी नहीं है। ये नेगेटिव, न्यूट्रल, इवन के पॉजिटिव से भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं आयनाइजेबल वैलेंसी, मैं बोल सकता हूँ फिर ये जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड है या वैलेंसी है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये आयोनिक है। आयोनिक यानी इसका नेचर क्या है? आयोनिक नेचर। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है कोवलेंट नेचर, जो आजकल की टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ मैं। इसका नेचर मैं बोल सकता हूँ आज कि इसका आयोनिक रहता है नेचर, जबकि इसका नेचर रहता है कोवलेंट। यानी इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयोनिक बॉन्ड प्राइमरी वैलेंसी की वजह से, और इसकी वजह से जो बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। अब देखो, अब ये जो रहता है ये वाला आयोनिक बॉन्ड रहता है नॉन डायरेक्शनल। क्या रहता है? नॉन डायरेक्शनल। इसीलिए तो ये ब्रेक हो जाता है, आयोनिक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वाटर में ब्रेक हो जाता है। जबकि ये वाला जो है ना ये रहता है डायरेक्शनल, ठीक, ये डायरेक्शनल रहता है। डायरेक्शनल का मतलब क्या रहता है? मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर जियोमेट्री देगा, ये पर्टिकुलर जियोमेट्री देगा, ये पर्टिकुलर जियोमेट्री नहीं देगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दीज आर ओरिएंटेड रैंडमली अराउंड मेटल। तो रैंडमली मैं लिखूँगा रैंडमली अराउंड मेटल। कौन सा मेटल? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जबकि ये रैंडमली नहीं रहते, ये रैंडमली जुड़े नहीं रहते। दीज आर ओरिएंटेड इन सर्टेन डायरेक्शंस, ठीक है, ओरिएंटेड इन सर्टेन डायरेक्शंस। मैं समझा दूंगा ये क्या रहता है। मतलब ये तो कैसे भी रह सकते हैं, मेटल के इर्द गिर्द किसी डायरेक्शन में भी रह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बैठेंगे इसके साथ में। जैसे मैं आपको भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अभी ये मतलब बोल देता हूँ, अगर हम लेंगे कोबाल्ट के साथ में जो क्लोराइड्स होंगी, देखो ये कोबाल्ट क्लोराइड है, इसके साथ में क्लोराइड यहाँ पे भी रह सकता है, 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 इधर कोई किसी भी डायरेक्शन में रहता है। लेकिन जो अमोनिया रहते हैं कोबाल्ट के साथ में, वो ऐसे बैठेंगे एक पर्टिकुलर जियोमेट्री में, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है।
तो मैं ये बोलूँगा कि सेकेंडरी वैलेंसी पे जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो जियोमेट्री है वो डिपेंड करती है सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी वाले लिगेंड्स दे कैन डिसाइड geometry of a complex, जबकि ये वाले प्राइमरी वाले दे कांट या कैन नॉट डिसाइड, क्या डिसाइड नहीं कर सकते, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आराम से सिखा दूंगा, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास में ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये है जैसे जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अमोनिया बनाता है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी ये इसकी वजह से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेट्स पे होती है, जबकि क्लोराइड की वजह से प्राइमरी वैलेंसी सेट्स पे होती है। मैंने ये कहा कि सेकेंडरी वाले जो रहते हैं ये डायरेक्शनल नेचर के रहते हैं, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठते हैं, जबकि प्राइमरी वालों का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको। सपोज ये है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, राइट। जब ये अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरह बनाएगा, राइट, ये इस तरह, और ये है अमोनिया, ये बन गए बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। और ये जो जियोमेट्री है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। अब रहेगा ये 3 पॉजिटिव चार्ज। इस 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड्स कहीं से भी आ सकते हैं। ये यहाँ पे भी आ सकता है क्लोराइड, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्लियर। जैसे 3 क्लोराइड है तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ सकते हैं, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर जियोमेट्री बनाएंगे, ठीक है। सपोज़ अब अगर हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी अगर 4 है, क्या है 4, तो ये जो जियोमेट्री देगा या तो ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री देगा या फिर स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री देगा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। इस तरह से अगर ये 6 है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6 है, तब ये कौन सा देगा, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के नंबर से, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, उस पर जियोमेट्री डिपेंड नहीं करता, क्लियर। ये याद रख लेना, समझ में आया, शाबाश। अब और एक पॉइंट जो इस वर्नर्स थ्योरी का, वो ये है कि every metal tries to satisfy both its valencies, primary as well as secondary. Every metal tends to satisfy both the valencies. यानी हर एक मेटल ये चाहता है कि उसकी जो वैलेंसी है दोनों सेटिस्फाई हो, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मसला इसमें। अगर दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी हो तो दोनों तरह के आयॉन्स होने चाहिए, यानी दोनों तरह के लिगेंड्स होने चाहिए। सपोज़ मैंने आपको ये बताया, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये है सेकेंडरी वैलेंसी और इसके साथ में 3 क्लोराइड है, तो ये है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इस प्राइमरी वैलेंसी को दिखाया मैंने डॉटेड लाइन से, यहाँ पे दिखाया मैंने डॉटेड लाइन से, इसको आप रब करते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, शाबाश। अब सपोज़ इसका दूसरा भाई, मैंने आपको ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स बताए, एक में 6 अमोनिया थे, दूसरे में 5, तीसरे में 4 और चौथे में 3 ही थे।
अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है ये CONH3 5 टाइम्स Cl3, तो उस सूरत में क्या करेगा? तो वर्नर कहता है कि इस सूरत में इनमें से कोई एक ड्यूअल वैलेंसी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ड्यूअल वैलेंसी। तो यहाँ पे दिखाएगा ड्यूअल वैलेंसी, वो मैं समझा दूंगा ड्यूअल वैलेंसी क्या होता है। सपोज ये है कोबाल्ट, इसके साथ में कितने अमोनिया है? 5। चलो मैं बनाऊंगा 5, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप कोबाल्ट की देखोगे जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो आपने ऊपर भी देखा, वो होनी चाहिए 6, ताकि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो अमोनिया है, अमोनिया वो सिर्फ कितने हमारे पास में? 5। ठीक है, अमोनिया लिगेंड सिर्फ 5 है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हमारे पास में सिर्फ 5 अमोनिया है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में क्या होता है, यहाँ का जो एक क्लोराइड है वो इधर चला जाता है और वो इसके साथ में सेकेंडरी वैलेंसी बनाता है, और साथ साथ में इसके साथ में वो प्राइमरी वैलेंसी भी बनाता है, यानी वो यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड दिखाता है, ड्यूअल वैलेंसी दिखाता है। ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसने बराबर बनाया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये Cl नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज ये कैंसिल करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा पॉजिटिव चार्ज के लिए दूसरा क्लोराइड आएगा, तीसरे के लिए तीसरा क्लोराइड आएगा। ठीक है, यह आ गया तीसरा क्लोराइड। तो इससे क्या हुआ? प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी भी, और इसको मैं बोलूँगा ये है ड्यूअल वैलेंसी। यानी यहाँ पे क्लोरीन ने 2 काम किए। एक तो इसने प्राइमरी वैलेंसी यानी इसका चार्ज न्यूट्रलाइज किया एक, और दूसरा इसने इसके साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यानी सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई की। अगर मैं इसको, इस कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न इसमें दिखाऊं, जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ CONH3 5 टाइम्स Cl और ये Cl2। क्यों? क्योंकि प्योर प्राइमरी वैलेंसी में अब सिर्फ 2 ही क्लोराइड रह गए, एक क्लोराइड तो सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया, यानी इसने इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब अगर आप इसको आयोनाइज करोगे, यानी इसको अगर आप पानी में डालोगे, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, यानी वाटर में ये आयोनाइज होगा, तो ये बनाएगा CONH3 5 टाइम्स Cl, राइट। और यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव, प्लस देगा ये 2 Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में अब सिर्फ 2 क्लोराइड रह गए, सिर्फ ये 2 ब्रेक होंगी, 3 ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि तीसरा जो है वो ड्यूअल वैलेंसी में चला गया। क्लियर? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ आपको। अब हम बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स ये CONH3। चलो ये मैं लास्ट वाला बताता हूँ। NH3, इसमें 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड। क्लियर? समझ में आया? अब अगर इसको आप दिखाना चाहते तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें पता चल गया कि वो 6 है, यानी वो 6 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक, तो मैं बनाऊंगा वो 6 इसकी पहले सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनिया तो 3 ही है और क्लोराइड 3 है, इन्हें प्राइमरी वैलेंसी के लिए 3 क्लोराइड हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी के लिए अमोनिया यहाँ पे 6 होने चाहिए, लेकिन है तो 3। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में अमोनिया और बाद में अमोनिया, 3 अमोनिया, ये बनाएंगे 3 बॉन्ड। अब ये जो 3 बॉन्ड रह गए उनकी जगह आएंगे क्लोराइड। क्या आएंगे? क्लोराइड, राइट। क्या आएंगे? क्लोराइड, और वो इसके साथ में बनाएंगे ड्यूअल बॉन्ड, यानी वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगी। ये नेगेटिव 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 और ये 3 पॉजिटिव, यानी 3 पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज हो गए और यहाँ पे इनकी वजह से 6 बॉन्ड भी बन गए। क्लियर? अब अगर इसको आप मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं।
ठीक, ये है हमारा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। समझ में आया? तो ड्यूअल वैलेंसी समझ में आई, प्राइमरी वैलेंसी समझ में आई, सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए प्रूफ है क्या। प्रूफ देखो, हमारे पास में पहला कॉम्प्लेक्स जो था वो मैं दिखाऊंगा आपको। हम देखेंगे एविडेंस क्या है, यानी प्रूफ क्या है हमारे पास में कि ऐसा होता है। देखो क्या होता है, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स लोगे, सॉरी CONH3 होल 6 यानी पहला वाला कॉम्प्लेक्स Cl3, फिर लोगे आप CONH3 5 टाइम्स Cl और Cl2, CONH3 ठीक है 4 Cl2 और Cl, ठीक है। ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब हमने ये फार्मूला ऐसे बनाया है। अब आपके पास क्या क्या प्रूफ है कि इसमें 3 आयोनाइजेबल है, इसमें 2 आयोनाइजेबल है, इसके पास में 1 आयोनाइजेबल है। ये तो हमने फार्मूला बनाया, हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन प्रूफ है क्या कुछ। चलो पहला प्रूफ जो है वो है प्रेसिपिटेशन का प्रूफ। देखो क्लोराइड्स जो है ना, क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स, ये सिल्वर के साथ में मिल के इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। अगर हमने इसका प्रेसिपिटेट बनाया तो इसका प्रेसिपिटेट ज़्यादा बनेगा, इसका थोड़ा कम, इसका और कम। चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैं इसमें डालता हूँ AgNO3 जो वाटर सॉल्युबल है, AgNO3। इसमें भी मैं डालूँगा AgNO3, इसमें भी मैं डालूँगा AgNO3। मेरी बात गौर से सुनना। अब यहाँ पे कितने क्लोराइड फ्री हैं हमारे हिसाब से? फ़िलहाल 3 है, तो इसका मतलब ये 3 मोल AgNO3 के साथ में मिलके थ्राइस AgCl बनाएगा जो प्रेसिपिटेट है, PPT, ठीक। यहाँ पे तो 2 ही क्लोराइड निकलेंगे, तो 2 ही AgNO3 लगेंगे, तो ट्वाइस AgCl PPT बनेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 ही AgCl है, सॉरी Cl है, तो यहाँ पे 1 ही AgCl बनेगा, ठीक है। ये हम सोचते हैं ऐसा। अगर यहाँ पे ज़्यादा AgCl बन गया, यहाँ पे कम बन गया, यहाँ पे सबसे कम, तो इसका मतलब ये हमारे लिए प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि इसमें 3 क्लोराइड्स फ्री हैं, इसमें 2 ही क्लोराइड्स फ्री हैं, इसमें 1 ही क्लोराइड्स फ्री हैं, फ्री क्लोराइड्स यानी प्राइमरी वैलेंसी में। जबकि नंबर ऑफ क्लोराइड्स अगर आप देखोगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 और 1 3, इसमें भी 1 और 2 3। नंबर ऑफ क्लोराइड सेम है, लेकिन आयोनाइजेबल यानी जो ब्रेक होते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी में है, वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम। ये समझ में आया? शाबाश। तो ये हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पता चल जाता है। ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन AgCl जो है वाटर इनसॉल्युबल है। याद रखना, सोडियम के साथ में जो सोडियम कंपाउंड्स रहते ना, और नाइट्रेट्स, all sodium compounds and all nitrates और वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं, वाटर सॉल्युबल, इतना याद रख लेना, ठीक है। ये काम में आएगा। अब दूसरा प्रूफ हमारे पास में क्या है? दूसरा प्रूफ मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा प्रूफ है हमारे पास में क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स। क्रायोस्कोपी मतलब फ्रीजिंग जो रहते ना, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह जहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो वो देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो या आयॉन्स बोलो आप, क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है? जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रहते हैं ना, वो रहते हैं डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स ले लूँ CONH3, आप खुद डिसाइड कर लेना, CONH3 6 टाइम्स और यहाँ पे Cl3,
और CONH3 5 टाइम्स Cl और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे CONH3 4 टाइम्स Cl2 और यहाँ पे Cl। ठीक है, ये आपके पास में 3 कम्प्लेक्सेस दिए मैंने आपको, तीनों में क्लोराइड्स से, यहाँ पे तीन क्लोराइड्स राइट, टोटल में 3 क्लोराइड्स। लेकिन आयोनाइजेबल कितने हैं? इसमें 3 हैं, इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है, जो प्राइमरी वैलेंसी दिखाते हैं। बाकी ये जो है देखो, इसमें एक जो है ना ये अंदर चला गया ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी में गया, ये ब्रेक नहीं होगा। इसमें 2 सेकेंडरी वैलेंसी में आ गई, ये भी ब्रेक नहीं होंगे। तो ये प्रूफ देगा हमें कि ये वर्नर्स थ्योरी सच है कि झूठ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा सच है? हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें नंबर ऑफ आयॉन्स जब आप देखेंगे, इसमें निकलेगा इसका एक, देखो एक निकलेगा ये CONH3 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, ये होगा एक आयन प्लस ये थ्राइस Cl नेगेटिव, कितने हो गए टोटल, शाबाश, ये हो गए 4 है ना, इसमें 4 है, 4 आयन, 4 पार्टिकल्स। इसमें कितने निकलेंगे, ये एक और ये 2, 3 पार्टिकल्स। इसमें कितने निकलेंगे, 2 पार्टिकल्स। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे वो इसमें ज़्यादा होगा, फिर इसमें, फिर इसमें। अगर इसमें सच्ची में ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब वर्नर की थ्योरी जो वह सच है, वो ट्रू है। और एक मेजरमेंट में बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयॉन्स पे। अब मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज, और नंबर ऑफ आयॉन्स में बोलूँगा, नंबर ऑफ आयॉन्स, राइट। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को लोगे, इसमें 6 सेकेंडरी वैलेंसी, 3 प्राइमरी वैलेंसी, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यह आपको देगा CONH3, यानी वाटर में देगा ये CONH3 6 टाइम्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव। कितने आयॉन्स हो गए, ये एक आयॉन कॉम्प्लेक्स आयॉन और 3 नेगेटिव आयॉन। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, Cl2, ये इसको ब्रेक करोगे, ये कितने आयॉन्स देगा आपको, ये देगा एक तो आपको CS कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स आयॉन 5 टाइम्स Cl और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, और प्लस देगा यहाँ पे ये 2 Cl नेगेटिव, राइट। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, और तीसरा कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ CONH3 4 टाइम्स Cl2 और यहाँ पे Cl। इसको ब्रेक करो मैंने वाटर में डालने के बाद में, ये बनाएगा CONH3 4 टाइम्स Cl2 और यहाँ पे +1 चार्ज प्लस Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट से बाहर एक ही है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में 2 है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में 3 है। ये तीसरा कॉम्प्लेक्स, पहले में कितने आयॉन्स निकले, 4, दूसरे में 3, चौथे में 1। और चार्ज भी देखो, पहले वाले पे 3 पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे 2 पॉजिटिव, तीसरे पे 1 ही पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से फिर जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो पहले वाले का सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का। अगर ऐसा सच्ची में हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब जो वर्नर ने सजेस्ट किया था वो सच है। समझ में आया? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये जो प्रूफ है ना, ये आपको 2-3 प्रूफ तो दिए मैंने, लेकिन इस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक्स में बताऊंगा मैं आपको। पहला ड्रॉबैक मैं बताऊंगा कि ये थ्योरी जो है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि हर एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाता, कुछ ही क्यों बनाते, ठीक है। और दूसरा, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये अंदर वाले जो लिगेंड्स हैं,
ये डायरेक्शनल क्यों है ये इसने नहीं बताया, ठीक है, ये इसने नहीं बताया। और इसने ये भी नहीं बताया कि कुछ कम्प्लेक्सेस मैग्नेटिक नेचर के रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। और इसने ये भी नहीं बताया कि कुछ जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं जबकि बाकी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, हालांकि इसने स्टार्टिंग में बहुत मदद की, लेकिन आजकल इस थ्योरी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसको अब छोड़ दिया गया है। अभी नई नई थ्योरीज़ आ रही हैं, ठीक है, जो थ्योरीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।